नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और आज दिन भर की खबरों में अगर हम बात करें तो बड़ी खबरें जो इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं दिन भर की, वो अलग अलग राज्यों से भी जुड़ी हुई हैं। क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि उन्हें 1 हफ्ता और वक्त दिया जाए जेल में वापस जाने से पहले, तो वो फौरन उसकी सुनवाई करने से अदालत ने इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन की जो बैठक होनी है 1 जून को, उसमें शामिल नहीं होंगी। और साथ ही चुनाव प्रचार तो जोर पकड़ ही रहा है। मौसम की मार भी लगातार विभिन्न क्षेत्रों में महसूस की जा रही है। उत्तर भारत में गर्मी तो दक्षिण भारत में बारिश का कहर जारी है। लेकिन साथ ही जो तपिश है वो चुनावी तपिश भी हर कोई महसूस कर रहा है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोलकाता में रोड शो, जिसके दृश्य हम आपको दिखा रहे थे, और इस रोड शो में जिस तरीके से भारी तादाद में जनता उमड़ी है, उससे प्रदेश सरकार ममता दीदी की नींद जरूर उड़ गई लगती है। क्योंकि उन्होंने पूरा प्रयास किया कि इस रोड शो को सफल ना होने दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कोलकाता में एक और ममता दीदी की पदयात्रा चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री का भी रोड शो आज शाम हुआ। पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल पर ही करेंगे आज न्यूज नाइट में चर्चा। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी के झारखंड और पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली, विपक्ष पर बोला हमला, कहा टीएमसी ने मां को डराया और माटी का किया अपमान। भ्रष्टाचारियों के काले धन और गंदी कमाई का होगा एक्सरे। भ्रष्टाचार करने से पहले 100 बार सोचेगी भ्रष्टाचारियों की पीढ़ियां। पीएम मोदी का कोलकाता में भव्य रोड शो। भाजपा ने ममता सरकार पर रोड शो में बाधा डालने का लगाया आरोप। डीडी न्यूज के प्रसारण और एसपीजी के काम में भी अड़चन डालने की बात आई सामने। सेंट्रल कोलकाता में ममता बनर्जी की भी पदयात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। कहा करीब 10,000 संस्थानों से एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीन कर दिया गया अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन। सातवें और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। एनडीए के नेताओं ने झोंकी ताकत। अमित शाह ने ओडिशा तो जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में संभाली कमान। नीतीश कुमार ने नालंदा में किया प्रचार। विपक्ष ने भी अपने प्रचार को दी धार। वाराणसी में राहुल और अखिलेश की साझा रैली। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा में किया प्रचार। प्रियंका गांधी का हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में रोड शो। एक जून को होने वाली इंडी गठबंधन की बैठक में नहीं शामिल होंगी ममता बनर्जी। बीजेपी और जदयू का तंज, वोटिंग खत्म होने से पहले ही बिखर गया गठबंधन। ममता के मुद्दे पर पहले से ही नाराज अधीर रंजन चौधरी ने भी किया कटाक्ष। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका। 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इंकार। 2 जून को करना होगा सरेंडर। ईडी की चार्जशीट पर फैसला सुरक्षित। देश में मौसम के अलग अलग रंग। कई हिस्सों में भीषण गर्मी से हाहाकार। चूरू में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार। चक्रवात रेमल के प्रभाव से मणिपुर और असम के कई इलाकों में बारिश। केरल के कोच्चि में बाढ़ जैसे हालात। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल के प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार से। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में सभी दलों के दिग्गज प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में भव्य रोड शो से पहले पश्चिम बंगाल के बारासात और जादवपुर में विशाल चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। जादवपुर की जनसभा में प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर टीएमसी पर निशाना साधा। लेफ्ट, टीएमसी और कांग्रेस, इन तीनों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति ही ऐसे दलों की प्राथमिकता है।
बंगाल के प्रबुद्ध लोग जानते हैं देश में दमदार सरकार होनी कितनी जरूरी है और इसलिए इस बार 4 जून को नया इतिहास रचा जाएगा और वो इतिहास क्या होगा? फिर एक बार 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण और पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री का बेजोड़ प्रचार अभियान। 2 रोड शो। कोलकाता की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब जहां भाजपा के बढ़ते समर्थन की तस्दीक करते दिखा, तो वहीं बारासात में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सड़कों के दोनों ओर जनसमूह यह बता रहा है कि संदेश खाली की हिंसा और सत्ता के गठजोड़ को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बारासात की रैली में प्रधानमंत्री ने देश के सामने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार की प्राथमिकता भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना है और बीते 10 साल इस बात के गवाह हैं कि मौजूदा केंद्र सरकार का कार्यकाल बेदाग रहा है। 10 साल पहले जब आपने मुझे अवसर दिया था तो मैंने गारंटी दी थी, पूरे देश को गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। याद है ना? मैंने केंद्रीय स्तर पर 10 साल में एक भी घोटाला नहीं होने दिया। अब मोदी देश को और पश्चिम बंगाल को खास एक और बड़ी गारंटी दे रहा है। जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा और जिसका खाया है उसको मैं लौटाऊंगा। ये मोदी की गारंटी है। लेफ्ट टीएमसी कांग्रेस को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति ऐसे दलों की प्राथमिकता है। संदेश खाली की हिंसा, शाहजहां शेख का ममता सरकार द्वारा बचाव और 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे से आरक्षण देना सभी वोट जिहाद करने वालों को खुश करने के कदम हैं। जाधवपुर में उन्होंने सीपीएम से भी सावधान रहने की अपील की। सीपीएम और टीएमसी की पॉलिटिक्स ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। ये सिर्फ पार्टियां 2 है, इनकी दुकान एक ही है और दुकान में सामान भी एक ही है। टीएमसी और लेफ्ट इंडी अलायंस में है। टीएमसी और लेफ्ट दोनों वोट बैंक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। इन दोनों पार्टियों ने पश्चिम बंगाल को करप्ट सिस्टम दिया, तोलाबाजों का सिस्टम दिया और सबसे बड़ी बात, ये दोनों पार्टियां एंटी डेमोक्रेसी है। पंचायत हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, कोई भी इलेक्शन बंगाल में बिना खून खराबे के पूरा नहीं होता। यहां गणतंत्र बचाने के लिए पहरा देना पड़ता है। यहां मानवता की सेवा करने वाले संतों ने अपनी आवाज उठाई तो उनका जीना मुश्किल कर दिया। उनको गालियां देने आने लगी, उन पर हमले होने लगे। ये टीएमसी का टेरर मॉडल है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि मां माटी मानुष का नारा देने वाली तृणमूल कांग्रेस ने मां को भय दिया है और माटी का अपमान किया है। गुरुदेव की गौरव भूमि की विरासत को धूमिल किया है। ऐसे में तृणमूल को विकास और विरासत से कोई सरोकार नहीं है। विशाल बेरिस्टो, दिवेंदु मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ने आज 7वें चरण के लिए प्रचार भी किया और रोड शो भी किया।
पश्चिम बंगाल की 42 सीटों के लिए इस बार कांग्रेस और वाम दलों ने हाथ मिलाया है, लेकिन भाजपा यहां अपने बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर आत्मविश्वासी है। लेकिन पीएम के रोड शो को लेकर तमाम रुकावटें उत्पन्न करने के बावजूद जनता का जो जोश दिखाई दिया, उससे ममता दीदी जरूर चिंता में दिख रही हैं। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है, जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। ये सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज्यादा कर रही है और वोट भी ज्यादा हो रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में पश्चिम बंगाल में भाजपा के अभूतपूर्व प्रदर्शन पर प्रस्तुत विचारों की बानगी कोलकाता में प्रधानमंत्री के रोड शो में स्पष्ट दिखी। 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर होने वाले मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में मंगलवार को रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। उत्तर कोलकाता सीट से भाजपा उम्मीदवार तापस रॉय के समर्थन में आयोजित लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो ऐतिहासिक घटनाओं के महत्वपूर्ण साक्ष्यों को समेटे श्याम बाजार से विवेकानंद रोड तक के उस मार्ग पर शुरू हुआ जहां स्वामी विवेकानंद का आवास था, जहां अरबिंदो घोष ब्रिटिश शासन से बचकर अंडरग्राउंड रहते थे, जहां स्कॉटिश चर्च कॉलेज है, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पढ़ाई की। इस रोड शो में उपस्थित भारी जनसैलाब राज्य की ममता सरकार के लिए चुनावी समीकरणों का संकेत दे रहा था। शायद यही कारण है कि ममता बनर्जी सरकार ने इस रोड शो से पहले हर प्रकार की बाधा उत्पन्न करने के तमाम प्रयास किए। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बनाए गए मंच तोड़ डाले गए। डीडी न्यूज को अपनी डीएसएनजी लगाने में अड़चनें पैदा की गईं। यहां तक कि एसपीजी को भी काम नहीं करने दिया जा रहा था, जबकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एसपीजी एक्ट के तहत राज्य पुलिस को एसपीजी के अनुसार काम करना होता है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद ये रोड शो सफल रहा। उत्तर कोलकाता की श्याम बाजार से विवेकानंद रोड या विवेकानंद की मकान तक ये जो रोड शो है, इसको रोकने के लिए पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और राजनीति की तरफ से कई सारे कोशिशें किया गया था। यहाँ पे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में सोचा नहीं गया और जिस तरह से पुलिस की व्यवहार है, पुलिस की रवैया है, इससे पूरी तरह से पता चल गया कि ऊपर की राजनीति से इन लोगों को निर्देश दिया गया था कि प्रधानमंत्री की इस रोड शो को किसी तरह से इनके बीच में रुकावट डाला जाए या अड़चने डाला जाए। कोलकाता पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और आखिरी चरण की 9 सीटों के लिए चुनावी दंगल चरम पर पहुंच रहा है। राजनीतिक दल इस अंतिम चरण के लिए लोगों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटों का ये लड़ाई बहुत ही क्रुशियल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक सीट पर कड़ा कांटे की टक्कर भी देखी जा रही है, लेकिन आखिरी चरण की 9 सीटों को लेकर अब प्रचार में जो तेजी आई है, इससे जुड़ा हमारा आज का विशेष जो कहता है पश्चिम बंगाल का चुनावी दंगल। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं माधवी अग्रवाल जो भाजपा की प्रवक्ता हैं, सोफिया खान टीएमसी की नेता और सुरजीत दासगुप्ता जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले सोफिया जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जो हमने बात अभी सामने रखी, दरअसल 2019 में जो बदलाव हमने देखा नतीजों में, वो स्पष्ट दिखा रहा था कि कैसे टीएमसी को तब भारी नुकसान हुआ लोकसभा के चुनावों में। इस बार के चुनावों में क्या ये ममता दीदी का ये
खेला होवे, जो ममता दीदी का बहुत पेट डायलॉग है, क्या ये एक तरीके का खेला ही है कि आप किसी को सही तरीके से प्रचार भी नहीं करने देंगे? चूंकि डीडी न्यूज ने खुद इस बात को जमीन पर महसूस किया, इसलिए मैं सवाल आपसे उठा रही हूं, क्या यही है ममता दीदी का खेला होवे, तमाम रुकावटें पैदा करना, या फिर कहीं ये अस्तित्व की लड़ाई मानकर ही चल रही हैं इन चुनावों को? नमस्कार। देखिए, चूंकि 6 चरण ऑलरेडी हो चुका है और बहुत ही शांतिपूर्वक हुआ है बंगाल में जी। जो चुनाव है, जो 6 चरण जो गुजरे हैं, और आज 7वां चरण है। इसमें ये जो आरोप और सत्यारोप तो सब चलते ही रहते हैं, इसमें एक बार फिर से आरोप लगाया गया है। इसमें हमारा कोई भी देखिए, ये जो है ना, प्रशासन के ऊपर हमेशा से ही भाजपा ने हमेशा से ही एक आरोप वाला जो चीजें हैं वो यहाँ पर करने की कोशिश की है। यहाँ पर बिल्कुल स्मूथली मोदी जी की रैली है। देखिए, मोदी जी की जो रैली है वो हम लोगों ने कभी किसी की रैली को नहीं रोका है। और जहां तक बात रैली की अगर की जाए तो 2021 में भी तो रैलियों पर रैलियां हुई थी, उस वक्त तो किसी ने नहीं रोका, जबकि उस वक्त विधानसभा का चुनाव था, उस वक्त मोदी जी, जबकि उस वक्त कोरोना काल भी था, कोरोना के दूसरा लहर जो है वो आ चुका था हमारे राज्य में, हमारे देश में। उसके बावजूद भी मोदी जी ने बहुत भीड़ इकट्ठा की, बहुत से लोगों को कोरोना भी उसके कारण फैला। खैर, वो बात की बात है। तो ये बिल्कुल आरोप है उनका कि हम लोगों ने रैली नहीं करने दी। आप स्पष्ट देख सकते हैं, मैं भी यहाँ पे टीवी में बैठ के देख रही हूँ कि वो आराम से वो जो हो रहा है, ये बात तो सामने आ ही रही है कि प्रयास किए गए, लेकिन उन प्रयासों के बावजूद वो सफल नहीं हुए। लोगों के जहन में है कि वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, तो इसके कारण लोग देखने के लिए, देखिए, भीड़ से ये समझ में नहीं आता। भीड़ तो 2021 के प्रधानमंत्री हैं, में भी हुई थी, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं 200 पार जी। का वादा करने के बाद सोफिया 100 जी नहीं कर पाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोफिया जी, ठीक, आपने अपनी बात रखी सामने। दरअसल ये भाजपा की ओर से नहीं कहा गया, ये तो मैंने इसलिए भी बात को सामने रखा क्योंकि डीडी न्यूज की टीम ने स्वयं जमीन पर इस बात को महसूस किया कि किस तरीके से एसपीजी को रोका जा रहा था, किस तरीके से हमें ही अपनी डीएस इंजन लगाने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, इत्यादि तमाम बहुत सारी घटनाएं हैं। मैं उनमें नहीं जाना चाहूंगी, इस वक्त चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ, लेकिन एक सवाल जरूर ये पूछना चाहते हैं हम कि क्यों टीएमसी से सच बर्दाश्त नहीं होता, क्यों टीएमसी डराने की राजनीति करने पर उतर आई है? आपने सही कहा, 6 चरण बिल्कुल शांति से हुए हैं, लेकिन इसीलिए तो सवाल उठ रहा है कि 7वें चरण से ऐन पहले टीएमसी जिस तरीके की राजनीति कर रही है, जिस तरीके से हर किसी पे सवाल उठा रही है, चाहे वो ओबीसी सर्टिफिकेट पे न्याय व्यवस्था के ऊपर की बात करनी हो, चाहे संतों की बात करनी हो, इत्यादि, ऐसा क्या है कारण? क्या बौखलाहट है? क्या टीएमसी के मन में कहीं कुछ भय है, या 7वें चरण तक भी एक प्रयास के तौर पे इसको देखें हम कि भाई जो सीटें आ रही हैं उनके लिए पूरी कोशिश कर ले? देखिए, बात आपने अगर ओबीसी की उठाई है तो मैं बोलती चलूं कि देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर ये जो 7वें चरण में भाजपा ने कहीं ना कहीं कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, और अचानक से ये आता है कि जितने भी 118 लोग हैं, 118 जो मुस्लिम कम्युनिटी के, तो कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि, लेकिन ये 77 श्रेणियों को अदालत ने रद्द किया। नहीं, आप ये गलत कह रही हैं कि भाजपा की ओर से नहीं, ये तो न्याय व्यवस्था पे आप सवाल उठा रही हैं ना। 77 श्रेणियां मुसलमानों की, अगर हम जिन पर टारगेट, जो जिन्हें रद्द किया गया है, सवाल उन 77 श्रेणियों पर है। मैं आ रही हूँ। मैंने कोर्ट पर कोई सवाल नहीं उठाया, कोर्ट ने जो किया अपना काम किया, लेकिन ये लोग हर जगह बोलते फिर रहे हैं मुसलमानों को ऐसा कर दिया। तो ओबीसी में दूसरे अन्य पिछड़े वर्ग के लोग भी आते हैं, क्योंकि कहीं भी ये आप उनका जो कोर्ट का जो आदेश है वो उठाकर देखिए, मुसलमान शब्द कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, और ये भी नहीं कहा गया है कि अल्पसंख्यक ही टर्म हम भी यूज कर रहे हैं, और अल्पसंख्यक ही कहा गया है। ये बोला गया है कि जल्दबाजी में हो सकता है, जल्दबाजी में की गई हो सकती है, ये कोर्ट का कहना है। लेकिन इसका मतलब नहीं, देखिए, आरक्षण इसलिए किया गया क्योंकि आज भी मुसलमान पिछड़े हैं। सच्चर कमेटी की अगर आप रिपोर्ट निकालें तो आपको समझ में आएगा कि मुसलमानों को आरक्षण देना कितना जरूरी है। चलिए सोफिया जी, मैं आपके सवाल को आगे लेके जाना चाहूंगी, लेकिन यहाँ पर एक जरूर क्लैरिफाई कर दूं कि इस वक्त अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो ओबीसी के जो सर्टिफिकेट्स रद्द होने का मुद्दा उठा है, उसमें ओबीसी ए और बी 2 श्रेणियां हैं। ओबीसी ए में सारे मुसलमानों की श्रेणियां आती है, ओबीसी बी में दूसरे अल्पसंख्यक आते हैं या हिंदू आते हैं, लेकिन उसमें तुलना कर सकते हैं लोग जो करना चाहते हैं कि कितना आंकड़ा है दोनों श्रेणियों में, कितने लोग हैं जिनको सर्टिफिकेट मिले हैं, ये एक बड़ा खुलासा हो सकता है। लेकिन फिलहाल मैं आगे बढ़ना चाहूंगी इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए। माधवी जी, सीधा बीजेपी पे आरोप लगाती हुई दिख रही है टीएमसी। देखिए ममता जी, मैं सुन रही थी बहुत अच्छी तरीके से, और सबसे बड़ी बात है कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद में ममता बनर्जी का सबसे पहला जो बयान आया वो आप सभी लोगों ने सुना होगा। उन्होंने कहा कि आमी मानबो ना, आमी हाई कोर्टे
न्यायता मानबो ना, मैं इस न्याय को नहीं मानूंगी। जी। ये कोई जल्दीबाजी का फैसला नहीं था ममता जी। 2011 में जब ओबीसी की जब लिस्ट जारी की टीएमसी ने, तो इन्होंने संविधान को पूरी तरीके से ताक पर रख दिया और उसमें 42 में से 41 समुदाय जो चूज किए इन्होंने वो मुस्लिम थे, 42 में से 41। और फिर यही लिस्ट जब ये दोबारा बनाते 2022 में, तो उसमें 35 में से 30 मुस्लिम समुदाय को, जबकि ये संविधान के हिसाब से कि संविधान में धर्म के आधार पर राजनीति नहीं देने का प्रावधान है, लेकिन एक तरीके से जो संविधान को बदल देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, इनकी अलायंस पार्टी जो है यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के पूरे देश में अराजकता और लोगों में भ्रम पैदा कर रही है, उनके लोग ही जो है संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये मैं कहना चाहूंगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा बड़ी शांतिपूर्वक, पहली बात तो ये पूर्व प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री अभी भी हैं। और दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा कि उनका वो मंत्री प्रधानमंत्री इसलिए आ गए। देखिए, ये तो आपने भी जाके धरातल के स्तर पे देखा कि किस तरीके से यहाँ पे राजनीति हो रही है प्रधानमंत्री जी की रैली के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता जब यहाँ पे राजनीति के तहत अपना कार्य करती होगी, कार्यकर्ता जब भारतीय जनता पार्टी के कार्य करते होंगे, तो उनको कितनी सारी परेशानियां, कितनी सारी मतलब संघर्ष के साथ से गुजरना पड़ता होगा। तो ये बहुत ही सामान्य सी बात है कि आप लोगों को, मीडिया वालों को अपने जो है कैमरा लगाने में दिक्कत हो रही है। होर्डिंग और मंचों को तोड़ दिया जा रहा है। होर्डिंग तो रातों रात गायब कर दिए जाते हैं, यहाँ तो बहुत आम बात है। मैं बता रही हूँ कि होर्डिंग गायब करना तो इनकी बहुत ही ज्यादा एक तरीके से महारत इनमें हासिल है। उसके बाद जब प्रधानमंत्री की रैली के लिए इन लोगों ने इतने सारे बैरिकेड्स लगाए, इतनी सारी इन्होंने कोशिश की कि नहीं हो, और उसमें प्रपंच किया, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्मली जो व्यक्ति राजनीति करने की कोशिश करता है, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, तो उसकी कितनी ज्यादा यहाँ पे जी, यहाँ पे माधवी जी आपको रोकना चाहूंगी, सुरजीत जी के पास जाना चाहूंगी क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा कम है चर्चा के लिए। लेकिन सुरजीत जी, एक बड़ा सवाल, इस वक्त हम पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल की बात करते हैं, तो इस बार तस्वीर थोड़ी बदली हुई तो है, लेकिन इस तरीके का, जिस तरीके का माहौल इस वक्त नजर आ रहा है, आखिरी चरण जिसके साथ पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा, क्या बड़ी बात देखते हैं आप इस बार के चुनावों में? क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि आखिरी चरण तक भी शांतिपूर्ण रहेगा मतदान? 2024 के जो चुनाव चल रहे हैं उसमें पश्चिम बंगाल में ये पहला चरण नहीं है, इससे पहले भी चुनाव हो चुके हैं। हालांकि जो 7वां चरण है उसमें कुछ सीटों में चुनाव होना बाकी है। 9 सीटें। अब तक जो हमने देखा है पश्चिम बंगाल के अंदर जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें कई वीडियो सामने आए हैं। आपने ये बात की कि जब प्रधानमंत्री की रैली निकल रही थी उसमें बाधाएं उत्पन्न की गई और आपकी डीडी न्यूज की टीम को भी अपना पूरा सेटअप करने में बाधाएं उत्पन्न हुई। मुझे लगता है कि इससे भी गंभीर बात यह है कि कई वीडियोस ऐसे आए हैं जहां की वोटर जो अपने इलाकों में बूथ में जा रहे थे, उन्हें रोका गया। जब वो बूथ के नजदीक पहुंच गए तो उन्हें रोका गया। और ये एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि केंद्र की तरफ से जो वाहिनी आती है, जैसे सीआरपीएफ है और भी जो सुरक्षा के दल हैं, वो बूथ्स को गार्ड करते हैं। वो अलग अलग क्षेत्रों को, अलग अलग नेबरहुड्स जो हैं, उनको नहीं वो गार्ड करते। और सड़क पे क्या हो रहा है, वोटर को बूथ में पहुंचने में कोई तकलीफ हो रही कि नहीं, इसका ये वो सुनिश्चित नहीं कर सकते। और इसलिए ये बहुत गंभीर मसला है और ये आज का मसला नहीं है। सीपीएम के जमाने से भी हम देखते आ रहे हैं, कई गणमान्य लोग जो बंगाल के हैं वो तक वोट नहीं दे पाते थे, बल्कि उनके घरों के बाहर जो तत्कालीन जो रूलिंग पार्टी थी, सत्तारूढ़ पार्टी थी, उसके लोग गश्त लगाते थे। और आज भी वही हाल है, तृणमूल कांग्रेस के लोग घरों के बाहर, क्योंकि वहां क्या होता है, बंगाल का जो समाज है वो काफी पॉलिटिकली वोकल है, वो पॉलिटिकली काफी वो जागरूक तो है ही, लेकिन उसको राजनीति को लेकर आए दिन वहां चर्चा होती रहती है, चाहे कॉलेज कैंटीन में हो या ऑफिस कैंटीन में हो, चाहे जिसको पाड़ा बोलते हैं, नेबरहुड जो है उन इलाकों में है। उसमें क्या होता है कि लोग चिन्हित हो जाते हैं कि फला फला व्यक्ति हमारा समर्थक नहीं है, हमारा विरोधी है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात सामने रखी है सुरजीत जी, और जब मैं भी कोलकाता में गई तो इस बात को सामने देखा कि कैसे सभी घरों में वो अपने अपने समर्थक पार्टियों के झंडे लगा कर रखते हैं। और आपने सही कहा कि पश्चिम बंगाल बहुत जागरूक है, उस दिन उनको घरों से निकलने नहीं देते। ये बहुत बड़ा सवाल है और यही इसीलिए टीएमसी के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का प्रयास, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से इंटरफेयर करने का प्रयास, ये तमाम वो चीजें हैं जो टीएमसी को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि 7वें चरण का, जब आखिरी चरण का मतदान होगा, तब जनता को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का
आगे बढ़ाने का मौका देगी टीएमसी। फिलहाल वक्त इतना ही है। सही मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूंगी। यहाँ पर इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और डीडी न्यूज पर फिलहाल न्यूज नाइट में यहाँ वक्त तो चला है एक ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा की। पीएम ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान दुनिया को लगा कि भारत इस महामारी में दुनिया का एक बड़ा संकट पैदा कर देगा, लेकिन भारत ने एक देश के रूप में कोरोना के दौरान न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि दुनिया भर के देशों में कोरोना वैक्सीन और दवाइयों की आपूर्ति भी की और इसके लिए दुनिया भर के देशों ने भारत का धन्यवाद भी किया। दुनिया को चिंता थी कि इतने बड़ा देश दुनिया के लिए संकट बन जाएगा, लेकिन यही देश संकट तो न बना, देश को भी संभाला, दुनिया को संभाली। दुनिया को दवाइयां चाहिए, दुनिया को वैक्सीन चाहिए और आज दुनिया के कई देशों से आप जाएंगे, जैसे कि हम इंडिया का, ओ थैंक यू आपने वैक्सीन दिया था, हर भारतीय को लोग थैंक कहते हैं जी, प्रधानमंत्री को थैंक, हर हिंदुस्तानी को थैंक्स कहते हैं और वो पब्लिकली एक्नॉलेज करते हैं जी। तो ये भारत के लिए गर्व की बात है, मतलब है भारत के सामर्थ्य। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मजाक उड़ाने के लिए भी इशारों में विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश होने के नाते भी बी अमेरिकन बाय अमेरिकन कहने में गर्व करता है, तो हमें आत्मनिर्भर भारत कहने में क्या हर्ज है। आप आत्मनिर्भर भारत की मजाक उड़ाएंगे, क्या लॉजिक है जी? क्या कोई अमेरिका वाले इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी बड़े गर्व से कहते हो कि भाई बी अमेरिकन बाय अमेरिकन? तो मुझे आत्मनिर्भर भारत कहने में संकोच क्यों होना चाहिए? मैं वोकल फॉर लोकल की बात क्यों ना करूं? मैं डिफेंस में कब तक ये दुनिया से माल खरीदता रहूंगा भाई? मैं खरीदार बन गया। आज भी मेरे देश का 2-3 चीजें हैं जैसे जो मैं आने वाले 5 साल में मैं ज्यादा मेहनत करना चाहता हूं। जैसे हम वैसे तो एग्रीकल्चर कंट्री है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि प्रधान देश होने के बाद भी करीब 1 लाख करोड़ रुपया खाने का तेल हम बाहर से लाते हैं। खाने का तेल, चलो पेट्रोलियम के लिए हमारी मुसीबत है तो हम लाते हैं, समझ रहे। अब मैं उस पर मिशन मोड पे काम करना चाहता हूं और मैं भारत आत्मनिर्भर कैसे बनना चाहिए। फायदा क्या होगा? मेरे किसान को फायदा होगा जी। अगर ऑयल मेरे देश के अब खाड़ी का तेल की झाड़ी का तेल, तो मेरे खेत का तेल होगा तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। और न्यूज नाइट में फिलहाल यह वक्त एक और ब्रेक का। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।
किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक निजी चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान गलत बयानी की। तेजस्वी यादव ने साक्षात्कार के दौरान कहा कि मोदी सरकार ने कई सार्वजनिक उपक्रमों और यहां तक कि रेलवे को भी बेच दिया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि दूरदर्शन को भी बेच दिया गया है। सरकार जैसे बेच रही है, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया, दूरदर्शन, सब कुछ तो बचा गया। और दूरदर्शन से जुड़े तेजस्वी यादव के इस दावे का प्रसार भारती ने पुरजोर खंडन किया है, इसे बेबुनियाद बताया है। दरअसल संसद द्वारा पारित कानून के जरिए देश के लोक प्रसारक प्रसार भारती की स्थापना की गई थी और ये प्रसार भारती अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। ये देश का लोक सेवा प्रसारक है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।